डियर स्टूडेंट्स, ये मीटिंग हमारी अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन सब्जेक्ट की है जो हमारे सेमेस्टर 6 में आता है। इसमें हम एक एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं सिर्फ वही प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसमें से आपका एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि पर्यावरण पर जलवायु परिवर्तन के प्रमुख प्रभाव क्या है। कि जो पर्यावरण के ऊपर जो जलवायु परिवर्तन से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर, तो ये बताना है हमको। और बताया गया है कि पर्यावरण संरक्षण को रोकने के लिए शुरू किए गए समझौते, तो मतलब पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जो भी समझौते किए गए थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उनके बारे में बताना है इस वीडियो में, इसके क्वेश्चन के आंसर में। ठीक है, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं सबसे पहले इसका। जलवायु परिवर्तन एक विश्वव्यापी मुद्दा है, मतलब बहुत बड़ा मुद्दा है वर्ल्ड में। पूरी दुनिया के लिए ये बहुत ही बड़ी समस्या है, जलवायु परिवर्तन। ठीक है, जिसका प्रभाव पूरे पर्यावरण और मानव जीवन पर पड़ता है। जलवायु परिवर्तन जब होता है तो इसका जो प्रभाव है पूरे मानव जीवन पर पड़ता है, हर किसी पर पड़ता है। जैसे कि ग्रीन हाउस गैसों से जो बढ़ता टेम्परेचर है, अभी आप लोग देख रहे हैं कि पर्यावरण में इतनी गर्मियां पड़ रही है इस बार कि रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। इस तरह स्तर पे बेमौसम बारिश हो जाती है। ठंड के मौसम में कई बार गर्मियों के मौसम रहते हैं, लंबे चलते हैं। तो ये जलवायु परिवर्तन ही है। ठीक है, तो ये समस्या क्यों हो रही है? ग्रीन गैसों के बढ़ते उत्सर्जन के कारण, वनों की कटाई के कारण और औद्योगिकीकरण के कारण। ठीक है, अन्य कारणों के कारण, जैसे कि जो फैक्ट्रीज लगाई जा रही है उनसे जो पोल्यूशन निकलता है, ग्रीन हाउस गैसेस है, जैसे कि आपकी एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है जो एसी रिलीज करता है। आजकल बहुत कहते हैं कि जो एयर कंडीशनर से जो गैस रिलीज हो रही है, उसने उसको ग्रीन हाउस गैसेस में बहुत ज्यादा रोल इम्पैक्ट कर रहा है, वो अपना असर दिखा रहा है, जिसके कारण बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। ठीक है, तो ये कारण है। और बोला गया है गतिविधियों के कारण है, ये सारे कारण है इसके। इस विषय पर जागरूकता बढ़ाने, इस पर नियंत्रण पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रयास किए गए। ठीक है, इन सभी समस्याओं को सुलझाने के लिए या फिर जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोशिश करी गई है कि इनको कंट्रोल किया जा सके, इन समस्याओं को। इस लेख में हम जलवायु परिवर्तन के प्रमुख प्रभावों और पर्यावरण संरक्षण को रोकने के लिए किए गए समझौतों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि क्या क्या समझौते किए गए थे, क्या क्या संरक्षण के लिए कदम उठाए गए थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उनके बारे में हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो पहला यहाँ पे इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया, आप इस तरह से अपने आंसर में पहले इंट्रोडक्शन दोगे तो बहुत अच्छी बात है, आंसर इम्पैक्टफुल लगेगा आपका दिखने में। तो पर्यावरण के जलवायु परिवर्तन पे क्या प्रभाव पड़ते हैं? अब जलवायु परिवर्तन होता है तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है? ग्लोबल वार्मिंग की जैसी समस्या देखने को मिलती है। जैसे कि उमस हो जाना, आज के टाइम पे जून में इतनी गर्मी पड़ रही है कि बहुत ज्यादा हद पार है, रिकॉर्ड तोड़ गर्मियां पड़ रही है, 50 टेम्परेचर जा रहा है, जो कि बहुत बिल्कुल भी सामान्य बात नहीं है। कहा जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग जो ग्रीन हाउस गैसेस है, इनके कारण हो रहा है ये। तो जो पृथ्वी का औसतन तापमान है वो बढ़ता जा रहा है, मतलब एवरेज टेम्परेचर से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है पृथ्वी का, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। इसका कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस और नाइट्राइट्स ऑक्साइड, ये इस तरह की जो गैसेस होती हैं, और भी कई गैसेस हैं जिनके कारण ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रही है। ये गैसें वातावरण में गर्मी को फंसाकर धरती को गर्म करती है, मतलब धरती को गर्म करती है ये गैसेस। फिर आता है समुद्र का बढ़ता स्तर। देखो, आपने सुना होगा कि जो ग्लेशियर है अंटार्कटिका में, वो ग्लेशियर पिघल रहे हैं। उस उनके पिघलने के कारण क्या हो रहा है? समुद्र का स्तर बढ़ता जा रहा है, समुद्र का जो वाटर लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं। केवल तटीय क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है, बल्कि समुद्री जीवों को भी खतरा बन रहा है। मतलब जो बीच का जो एरिया होता है, जो देश समुद्र से लगे हुए हैं, उन क्षेत्रों को बहुत ज्यादा ये चीजें प्रभावित करती है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, पूरा चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है वो। या और समुद्री जीवों के ऊपर भी इसका खतरा बनता है इन चीजों का, समुद्र के स्तर बढ़ने से। मौसम पैटर्न में बदलाव। जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के पैटर्न में व्यापक बदलाव हो रहे हैं। अब मौसम में बदलाव हो रहे हैं जलवायु परिवर्तन के कारण। कुछ स्थानों पर सूखा बढ़ रहा है तो कहीं अत्यधिक बारिश हो रही है। यह कृषि और जल आपूर्ति के प्रतिकूल प्रभाव डालता है। देखो, आपने दुबई में आजकल देख रहे हो, दुबई जो था राजस्थान, मतलब एकदम रेगिस्तान जैसा एरिया है वो, लेकिन वहां पे आजकल बारिश देखने को मिल रही है।
तो जलवायु परिवर्तन हो रहा है वहाँ पे, जिससे वहाँ पे भी बाढ़ की जैसी समस्या देखने को देख मिल पा रही है। बेमौसम बारिश हो जाना, किसी भी वक्त गर्मी, किसी भी वक्त सर्दी, लंबे समय तक गर्मी रहना, ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाना, तो ये मौसम के पैटर्न में बदलाव होना भी समस्या का कारण है। प्राकृतिक आपदाएं, जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप तूफान, बाढ़ और जंगल की आग जैसी प्राकृतिक आपदाएं की घटनाएं बढ़ रही हैं। अब जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो तूफान भी देखने को मिल रहा है। अमेरिका में इस वक्त बहुत तूफान आ रहे हैं। कई कई क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है इस तरह के जलवायु परिवर्तन से। और जंगलों में आग लग जाती है। जंगलों में जो पेड़ जो टूट के गिरते हैं, एक दूसरे से जब वो टकरा के गिरते हैं, तो उससे आग लग जाती है जंगलों में। वो गर्मी के कारण होता है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। तो ये आपदाओं की घटना भी जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ जाती है। ये आपदाएं न केवल मानव जाति को प्रभावित करती है, बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाती है। जैव विविधता पे खतरा, जलवायु परिवर्तन के कारण कई प्रजातियों के आवास नष्ट हो गए हैं। देखो, कई जो प्रजातियां हैं, उनके जो रहने की जगहें थी वो नष्ट हो चुकी हैं। जैसे कि आजकल एक वो चिड़िया दिखती थी हमको दिल्ली में, लेकिन वो दिखती नहीं है, वो भी बहुत कम हो चुकी है। ठीक है। जिससे उनकी संख्या घट रही है। कई ऐसे जानवर हैं जिनकी संख्या घट चुकी है, और तो कई ऐसे जानवर ऐसे भी हैं जिनकी जो संख्या है विलुप्त ही हो चुकी है। कुछ प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं या फिर विलुप्त की कगार पे है। यह जैव विविधता में कमी लाता है, जो पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन को भी प्रभावित करता है। ठीक है। तो बायोडायवर्सिटी जो होती है, उसके अंदर में भी ये संतु जो बैलेंस बना हुआ है उसको अनबैलेंस्ड करता है। जैसे कि जो हमारी फूड चेन होती है, तो फूड चेन को भी ये प्रभावित करता है। जैव विविधता को भी खतरा होता है इससे। फसल उत्पादन पर असर, जलवायु परिवर्तन का सीधा प्रभाव कृषि पर पड़ता है। देखो, खेती बाड़ी पर भी पड़ता है। खेती जो खेत करते हैं, किसान होते हैं, उनके जीवन पर भी इसका असर पड़ता है। इसका प्रभाव पड़ता है जलवायु परिवर्तन का। असमय वर्षा, सूखा, तापमान में बदलाव, इससे फसलों की उपज घट जाती है। जो जितनी फसल की उपज होनी चाहिए, वो उतनी नहीं हो पाती है। कई बार आप देखते हो कि ओले पड़ रहे हैं बेमौसम में, जिससे कि पूरी फसल ही खराब हो जाती है। बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ से भी फसल खराब हो जाती है। ठीक है। बेमौसम वर्षा होना, ये सारी चीजें फसल को भी परेशान करती है, फसल की उपज में भी परेशानी उत्पन्न करती है। इससे खाद्य सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न होता है। खाने पानी पीने की जो चीजें होती है उनके ऊपर खतरा होता है इससे। ठीक है। ये तो मैंने बता दिया कि पर्यावरण में जब जलवायु परिवर्तन होता है तो क्या समस्याएं देखने को मिलती है। अब इनके संरक्षण के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते करे गए थे, मतलब ग्लोबल लेवल पे अलग अलग कंट्रीज ने मिलकर जो भी समझौते करे थे, आपस में बैठ के हुई थी, तो उनके बारे में पढ़ना है। तो एक समझौता हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल 1997। इम्पोर्टेंट है। तो क्योटो प्रोटोकॉल पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता था। ये फर्स्ट कह सकते हैं कि पहला कदम उठाया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की पर्यावरण के संरक्षण के लिए, जिसमें विकसित देशों को ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करने के लिए बाध्य किया गया था। मतलब जो देश विकसित थे, उनको बोला गया था कि जो आप ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज कर रहे हो अपने उद्योगों के लिए, उद्योगों के द्वारा, तो उनको जितना कम हो सके आप उनको कम करें। इस प्रोटोकॉल के तहत देशों ने अपनी उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों को निर्धारित किया था। ठीक है। तो जो देश थे उन्होंने डिसाइड करा था कि हाँ, हम अगर वो अभी 50% कर रहे हैं ग्रीन हाउस उत्सर्जन, तो उसको कैसे कह देंगे कि अब हम 25 करेंगे। कम करने की कोशिश करी थी अपने अपने स्तर पे। उन पर अमल करने की भी प्रतिबद्धता जताई थी। ठीक है। विकसित देशों को कहा था ये। एक और तर्क है कि जो विकसित देशों को ज्यादा माना जाता है कि वो ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में ज्यादा भूमिका निभाते हैं, बजाय अल्प विकसित देशों में। क्योंकि जो विकसित देश होते हैं वहां पे उद्योग ज्यादा होते हैं, और उद्योग ज्यादा होते हैं तो फिर वहां पर जो पोल्यूशन फैक्ट्रीज होती हैं वो फैलाने में ज्यादा अपने वो रखती हैं। तो लेकिन अल्प विकसित देशों को कम उच्च श्रेणी में रखता है ग्रीन हाउसेस गैसेस के उत्सर्जन में। कम माना जाता है अल्प विकसितों को। लेकिन वही जो विकसित देश थे वो कहते थे कि हम इसमें इतना, विकसित देशों की बजाय अल्प विकसित देशों के कारण ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन पे ज्यादा असर पड़ रहा है। ठीक है। तो विकसित देश कहते थे कि अल्प विकसित वालों ने किया, अल्प विकसित कहते हैं कि विकसित वालों ने किया है। तो एक ये पॉइंट भी है आपकी बुक के अंदर। उसके बाद आता है पेरिस समझौता 2015।
पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन पर महत्वपूर्ण समझौतों में से एक है। इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था ग्लोबल तापमान वृद्धि को 2 डिग्री से नीचे लाकर रखना। मतलब मान लो कि अगर अर्थ का जो टेम्परेचर अभी 36 है, तो हम उसको 34 करेंगे। इस तरह का इनका उद्देश्य था। ठीक है। और प्रयास करना कि यह वृद्धि 1.5 तक सीमित रहे। ठीक है। कि जो प्रयास किया था इन्होंने कि पहले तो मतलब बोला गया था कि तो 2 डिग्री टेम्परेचर से नीचे ही रखा जाए। जो मतलब जो टेम्परेचर है पृथ्वी का, उसको नियंत्रित किया जाए। ठीक है। और प्रयास किया कि यह वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना रहे, ना बढ़े। ठीक है। यहाँ तक सीमित रहे। यह सभी सदस्य देशों को अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित किया था। मतलब विश्व के जितने भी जो देश थे, उनको अपने स्तर पर इस समझौते के अंतर्गत योगदान देना था, हर एक देश को जितना वो कर सकते थे इसको नियंत्रित करने के लिए। उन्हें अद्यतन करने की आवश्यकता होती है। ठीक है। इनको इनको मानने की आवश्यकता थी इन सबको। अब आता है मॉनेटरी प्रोटोकॉल 1987। मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली रासायनिक के उत्पादन और उपयोग को समाप्त करने के लिए बनाया गया था। देखो ये क्यों बनाया गया था कि जो ओजोन परत होती है, जो हमारी अर्थ के चारों ओर है, अर्थ के चारों ओर है, और वो ओजोन परत क्या काम करती है, हमारी सन रेज से प्रोटेक्शन करती है। अगर ओजोन लेयर नहीं होगी तो हमारी जो स्किन है वो कैंसर हो सकता है, दाने हो सकते हैं, हम लाइफ जो होगी एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी अर्थ पे। तो ओजोन परत के अंदर माना गया है कि एक छेद हो रखा है, छेद होना लग गया था, तो मॉनेटरी प्रोटोकॉल बनाया गया था जिससे कि ओजोन परत को जो भी चीजें नुकसान पहुंचाती है, जो भी रासायनिक चीजें हैं, उनको समाप्त करने के ऊपर बात करी गई थी, या फिर कम करने के लिए इसको बनाया गया था मॉनेटरी प्रोटोकॉल। इस समझौते को जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए एक सफल प्रयास माना जाता है। मतलब ये जो मॉनेटरी प्रोटोकॉल था, इसको सफल भी माना जाता है, क्योंकि ये कामयाब हुआ था अपने लक्ष्य में, क्योंकि यह ओजोन परत की मरम्मत में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुका है। ठीक है। महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुका है। फिर है क्लाइमेट ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट 2021। ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट के तहत देशों ने केवल कोयले के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने और कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए कड़े कदम उठाने पर सहमति जमाई थी। देखो कोयले कोयले तो आप सब देखते हैं कि कितना प्रदूषण निकलता है कोयले से। इलेक्ट्रिसिटी भी बनाई जाती है इससे। तो ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट के अंदर यही हुआ था कि इसके तहत कोयले के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना था, मतलब धीरे धीरे करके खत्म करना। और इसकी जगह से कि इसकी बजाय कोई किसी और चीज का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी बनाओ, जैसे कि सोलार पैनल से हो सकता है, पानी से भी बन सकती है। तो इसके इस कोयले के उपयोग को कम करने के ऊपर जोर दिया गया था इसके अंदर। और कार्बन उत्सर्जन में कटौती की गई थी, जैसे कि जो भी चीजों से कार्बन कमीशन होता है, जैसे कि आपका पेपर से भी कार्बन निकलता है बहुत। और इन तरह की जो चीजें थी उनको कम से कम करने की बात कही गई थी इसमें। यह पैक्ट जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए तत्कालिक और दीर्घकालीन रणनीतियों में से एक था। ठीक है। तो तत्कालीन मतलब एकदम इमरजेंसीली, और दीर्घकालीन मतलब लॉन्ग टर्म, मतलब लंबे समय के लिए ये रणनीति थी। कि जो लॉन्ग टर्म ये रणनीति चलेगी, जिससे कि लंबे समय तक हमारी जो पर्यावरण की स्थिति रहे, नियंत्रित में रहे। ठीक है। दीर्घकालीन नीति बनाई गई थी, रणनीति पर केंद्रित थी। तो यह पैक्ट जलवायु परिवर्तन पर ही केंद्रित था ये भी। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन, सीओपी। अगर सीओपी लिखा हुआ आपके क्वेश्चन पेपर पे तो समझ जाना यही है। तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन सीओपी वार्षिक बैठक है जिसमें सभी सदस्य देश जलवायु परिवर्तन से निपटने पर चर्चा करते हैं। तो ये जो एक वार्षिक बैठक होती है सीओपी, ठीक है, इसका गठन भी इसीलिए किया गया था कि पर्यावरण को सुरक्षा के संरक्षण के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए इसका इसका निर्माण किया गया था। और इसकी जो बैठक होती है वार्षिक होती है, हर साल होती है इसकी बैठक। ठीक है। और जो भी इसके अंदर सदस्य देश होते हैं, वो समस्याओं परिवर्तन जो जलवायु परिवर्तन है उसकी समस्याओं से निपटने के लिए चर्चा करते हैं इसके अंतर्गत। यह सम्मेलन वैश्विक व्यापारिक सॉरी यह सम्मेलन वैश्विक पर्यावरणीय नीतियों को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब दिशा देता है नीतियों को कि कैसे पर्यावरण को हम किस तरह से
सुधार सकते हैं अपने पर्यावरण को, उन नीतियों को ये दिशा देता है और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब निष्कर्ष में देख लेते हैं, निष्कर्ष लिखना भी जरूरी है। अगर आप निष्कर्ष लिखते हो तो अच्छा आंसर बनता है आपका। तो निष्कर्ष में बोल सकते हो कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव व्यापक और गंभीर है। ठीक है, व्यापक और गंभीर है। जलवायु परिवर्तन गंभीर बात है, वो जो हमारे पर्यावरण और मानव जीवन को प्रभावित करता है। पर्यावरण को भी प्रभावित करता है और मानव जीवन को। ग्लोबल वार्मिंग समुद्र का स्तर बढ़ा रही है, मौसम के पैटर्न में बदलाव, प्राकृतिक आपदाओं की घटनाएं, विविधता को खतरा और फसल उत्पादन पर असर, ये मैं बता चुका हूँ आपको। तो इस तरह के कार्यों को, इन सब पे कार्रवाई करने के लिए बहुत प्रेरित करता है हमें। ठीक है, इस तरह की चीजें जो घट रही है, आपदाएं आ रही है, तो इनसे इन पे कार्रवाई करनी चाहिए हमें, हमें उन पे कार्रवाई करने को प्रेरित करते हैं ये घटनाएं। अंतर्राष्ट्रीय समझौते बनाए गए हैं हमने, अंतर्राष्ट्रीय समझौते किए थे जो भी पढ़ाए मैंने आपको। क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, मॉनेटरी प्रोटोकॉल, ग्लासगो क्लाइमेट, ये सब बताए थे मैंने आपको। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण थे पर्यावरण संरक्षण के लिए। यह हर देश और व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोग करें। केवल एक सरकार की ही नहीं, हर एक नागरिक की भी जिम्मेदारी है कि हम इसमें अपनी भूमिका निभाएं। कम से कम कार्स का इस्तेमाल करें, बाइक्स का इस्तेमाल करें, सार्वजनिक परिवहनों का यूज करें। हम इस तरह से योगदान दे सकते हैं। यदि हम सभी मिलकर प्रयास करें तो जलवायु परिवर्तन के खतरे को कम कर सकते हैं और एक स्थायी सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक यहाँ का आपका कंप्लीट होता है। इसी पैटर्न में आपको आंसर लिखना है। अब ये टॉपिक कम खत्म है, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको नोट्स सही लग रहे हैं और समझ आया तो। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।